नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापुणम्। हमारे नीति शास्त्रों में अनेक अनेक नीतियों में राजनीति भी एक सब्जेक्ट हुआ करता है, जो हमारे दिगंबर आचार्य ने लिखी हुई नीतियाँ होती है। एक राजा, योग्य राजा कैसा होना चाहिए, इसके फीचर्स भी बताए जाते हैं। उस प्रसंग में आज थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे ये धर्म से असंबंधित ही बात है, बट आप महाराष्ट्र के हो, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, और फिलहाल हम दोनों महाराष्ट्र में बैठे हैं, इसलिए जरूरी लगी ये चर्चा आपको कार्यकारी और महत्वपूर्ण हो सकती है। वैसे जब से मैं इस धर्म के फील्ड में आया हूँ, तब से मेरा अध्ययन, पढ़ना सुनना इस विषय में नहीं के बराबर ही है, इसलिए इन्फॉर्मेशंस थोड़ी सी एक्यूरेसी से रहित भी हो सकती है। ये ज़रूर मैं पहले कहना चाहूँगा। डेट्स वगैरह में इतना प्रॉम्प्ट नहीं कह सकूँगा, स्पैन वगैरह उनका, तो आपको केवल थीम की तरफ ध्यान देना है और ये चर्चा आपको इंस्पायरिंग ज़रूर होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज पर थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। वैसे कल परसों बोलते समय, राजा राणा छत्रपति की बात करते समय मैंने कहा था, देखो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप या राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी महाराज, राजाओं में, आज तक के राजाओं में विगत 1000 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, और पीछे चलेंगे तो वैसे तो कई राजा हुए हैं। वैसे अभी के लेटेस्ट फिर मानने पड़ेंगे सम्राट चंद्रगुप्त, 1000 वर्ष पहले यदि जाते हैं तो, और फिर और पीछे जाएंगे तो और बड़े बड़े राजा अशोक आदि, फिर उनका मिलाप वहाँ पर हमें हो पाएगा। और पीछे चलेंगे तो बीच बीच में कुमारपाल आदि जैन अनुयायी ऐसे राजा हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा फिलहाल। वैसे मुझे याद आता है जब स्कूल में एसेज लिखे जाते हैं थे, तो हमारे स्कूल्स में लगभग 8th 9th 10th के दौरान माय एम्बिशन इन लाइफ पर ऐसे लिखने को कहा जाता था। ज़्यादा बहुचर्चित था तब यह टॉपिक। अभी भी आपको होता होगा ये माय एम्बिशन इन लाइफ कि नहीं ऐसे। तो मुझे याद आता है जब भी एम्बिशन की बात आती थी, मैं उसमें शिवाजी महाराज की बात जरूर लिखता था और ये कहता था मेरा एम्बिशन इतना ग्रेट होना है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी तक धर्म का तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं था खास, और स्कूली एजुकेशन में इतना क्लाइमैक्स की चर्चा करना कितना संगत हो तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं ज़रूर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता था। और आज किसी के भी एम्बिशन पूछिए, टाटा बिरला अंबानी के अलावा और कुछ बात ही नहीं करेगा। ये भी सामाजिक पतन की तरफ एक संकेत है। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम नाउ, मैं थोड़े से समय में, वैसे मैं घंटों बात कर सकता हूँ इस पर, घंटों, पर मैं कैसे क्रैश कोर्स दे सकता हूँ मैं सोचता हूँ आपको। शिवाजी महाराज, टू स्टार्ट विथ, मैं थोड़े से आपको इम्पोर्टेंट महापुरुषों के कोट्स भी बोलूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, जिन्हें ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र जिन्होंने पढ़े सुने नहीं है, वे अपना इतिहास भी क्रिएट कर सकते नहीं, और जो अपना इतिहास क्रिएट कर सकते नहीं, उन्हें इनके चरित्र आदि पढ़ने में भी बहुत रस आता नहीं। इसलिए बिफोर मेकिंग हिस्ट्री यू शुड गो थ्रू द हिस्टोरियंस फर्स्ट। एक बात,
फिर विवेकानंद की भाषा में इतिहास इज नथिंग बट महापुरुषों का कालक्रम, जीवनचर्या, व्हाट हैज बीन हैपनिंग। कार्ल मार्क्स हुए, एक नाम सुना है, जैसे मार्क्सिज्म कहते उसे, KARL, कार्ल, MARX, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो उनका भी ये कहना था, जीवन इज नथिंग बट राजकीय, आर्थिक तथा सामाजिक घटनाक्रमों का विवरण। इतिहास की मैंने पहली बार परिभाषा आपको बता दी। शिवाजी महाराज की एक खासियत मैं सबसे पहले आपको बता दूं, समग्र विश्व में यदि किसी राजा के सर्वाधिक पुतले बने होंगे तो शिवाजी महाराज के बने। इतने पुतले किसी के भी नहीं बने। एक दो चीजें और मैं इस समय प्रसंग में रुककर कहना चाहूंगा। अपनी हयाती में ही किसी के प्रतिमाएं बनी हो, मूर्तियां, मंदिर बने हो, तो ये भी क्रेडिट शिवाजी महाराज को जाता है। थोड़ा मैं प्रसंग बता दूं आपको। शिवाजी महाराज किसी अभियान के तहत घूमते घूमते आंध्र प्रदेश में चले गए। जब उन्होंने देखा किसी मंदिर में दर्शन करने हेतु प्रवेश कर रहे थे वे, तो उन्होंने देखा कि वह यहाँ का 4 शिखर में से, गोपुर म्हणतात ना मराठीमध्ये, 4 शिखर में से एक शिखर का काम अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है एक शिखर, और मंदिर बना है यहाँ पर। तो सब दर्शन करते, उन्होंने सहजता में पूछा वहां पर कितने साल पहले का मंदिर है, तो उन्होंने कहा काफी साल पहले का है, बट एक इनकम्प्लीट ही शिखर था। तो शिवाजी महाराज ने वहां के जनता को एकत्रित करके तब निर्देश जारी किया और पहले अपील की उन सबके सामने कि ये कंप्लीट होना चाहिए। सबने एक मुख से कहा कंप्लीट होना चाहिए। शिवाजी महाराज ने अपने पैसे लगाकर अपने लेबरर्स को वहां पर अपॉइंट करके थोड़ी ही दिन में वो तैयार किया था। अपना नाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और दूसरे स्टेट में एक आध आदमी सोचते हैं मुझे दूसरे स्टेट की क्या पड़ी है भैया, मुझे यहाँ से क्या मिलेगा। अपने स्टेट में तो सभी विकास करना चाहते हैं। तो उन कारागिरों को इतनी महिमा आई शिवाजी की कि उस शिखर वन में पहली बार उन्होंने शिवाजी की मूर्ति स्थापित की कि ऐसा आदमी भी हो सकता है। सेकंड, एक दक्षिण में जब वे गए थे किसी रूप में, तो उन्होंने एक बच्चे को, एक रानी के बच्चे को गोद पर रखा था। तो वो इतना अच्छा भाया वो सीन सबको कि इसी रूप में एक मूर्ति स्थापित हुई थी। इस प्रकार शिवाजी महाराज के हयाती में ही उनकी 2 मूर्तियां स्थापित हुई थी। एक साउथ में अभी भी मिलेगी जो उनके हयाती में थी। वो बैठे हैं और उनके लैप पर वो एक लड़का लड़की बैठी है, जो वहां की रानी का लड़का लड़की जो भी कुछ होगा। तो ये 2 उनकी खासियत मैंने बता दी। वैसे उनका जन्म आप जानते होंगे, आप हिस्ट्री में तो पढ़ते ही होंगे। 1630 में उनका जन्म हुआ था और 1680 में वे चल बसे। इस प्रकार 50 साल की एकदम कम अवधि थी उनकी। शिवनेरी यहीं पर जन्म हुआ था उनका, सब जानते भी होंगे। अब मैं थोड़ी सी विशेष बातें बताऊंगा जो आपके लिए काफी नई होगी। यहां तक तो एक परिचित फैक्ट मैंने बता दी। अभी देखिए किस कदर इतिहास हुआ। बेसिकली यहाँ के जन्म होने पर भी उनका कर्म क्षेत्र, कर्मभूमि शहाजी राजे भोसले का कर्नाटक था। कितने जन जानते इसे? बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, मैंने कहा था अभी नई बातें चलेंगी थोड़ी सी। वैसे मैं और एक पहले बात बता दूं आपको।
शहाजी राजे भोसले की वाइफ कौन थी जानते हैं आप? हाँ, जिजामाता थी। वो कौन सी फैमिली से आती थी जानते हैं? वेरी गुड। ये हिस्ट्री में पढ़ते क्या? लखोजी जादव। कितने जन ने नाम सुना है? अच्छा, ये सब जानते, वेरी गुड। लखोजी जादव कौन थे? कौन जानते हैं? हाँ, कहाँ के? सिंदखेड़ राजा। कहाँ पर है ये? बुलढाणा। वैसे जहां तक मैं समझता हूं, यहां पर दौलताबाद है बिल्कुल पास में। कितने जन जानते हैं? औरंगाबाद के बिल्कुल पास। शाबाश, वेरी गुड। यहां पर निजाम शाही चलती थी पहले। आपको यह भी जानना जरूरी है, अभी हमारे इतिहास में एक साथ 3 सल्तनत चलती थी। एक शाहजहां की सल्तनत चलती थी, जो परंपरा चलती आ रही थी बाबर से लेकर हुमायूं आदि से लेकर औरंगजेब तक। वो तख्त उनका दिल्ली का था, दिल्ली आगरा का। तो नॉर्दर्न पार्ट को एक पावरफुल मोनार्क मुगल के रूप में वहां पर रूल करते थे, दिल्ली के तख्त पर। दक्षिण के 2 हिस्सों में एक कुतुबशाही चलती थी, जानते होंगे, और एक आदिल शाही चलती थी बीजापुर से। इस प्रकार एक साथ 3 जन राज करते थे अपने भारत पर। और लगभग 700 750 साल से ये मुगलों का राज चलता आ रहा था, जो बताया जाता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये लगभग 700 साल तक इतिहास चला। 2-4 और जोड़ने पड़ेंगे तो 700 750 साल आप देख पाएंगे। अरे ये कोई कम है? औरंगजेब कितनी उम्र में चले गए? लगभग 1995 में चले गए। जितना मुझे ख्याल में है, उन्होंने अपनी सालगिरह बहुत बड़ी मनाई थी, 90 की या 85 को देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा था मैं और इतना ही जीऊंगा। जब इतना बड़ा स्पैन अकेला जी गया, तो हम कल्पना कर सकते हैं 750 साल उनका हमारे ऊपर रूल रहा। तो 3 सल्तनत बच्चों जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, और छोटी सल्तनतें साउथ की तरफ हुआ करती थी, जिसे मैं आदिल शाही और कुतुब शाही कह रहा हूँ। तो मैंने जितना स्टडी किया है उतना मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मुगल जब कहते मुगल हम, तो मुगलिया सल्तनत इनको नहीं माना जाता। मुगलिया सल्तनत उनको माना जाता है जो दिल्ली का तख्त संभालते थे। तो ये कंपैरेटिवली माइल्डर थे आदिल शाही, और ये कोई बहुत अच्छे नहीं थे, और इनकी किसी प्रकार साठगांठ थी दिल्ली के तख्त के साथ, क्योंकि आए तो बाहर से ही थे ये, पर प्रांत से, लेकिन फिर भी माइल्ड थे ये सब। तो मैं आपको ये कह रहा था, इन तीनों के पहले एक निजाम शाही चलती थी। उस निजाम शाह के कोर्ट में लखोजी जादव एक प्रधान व्यक्ति थे। वहां पर उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी करके उनको यहीं पर मार दिया गया। ये भी सुना होगा आप लोगों ने। 5-6 जनों ने आगे पीछे से घेर कर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके वहीं पर सबने अपने अपनी तलवारें निकाल के वहीं पे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उनके। जबकि वो बहुत वीर योद्धा थे और उनको परास्त करना भारी मुश्किल था। निजाम शाही टिकी ही थी उनके कारण। लखोजीराव जादव की मैं बात कर रहा हूं। और इस न्याय से भी लखोजीराव जादव और शाहजीराव भोसले, इन दोनों के आपस में जमती नहीं थी, और ये दुश्मन ही थे एक प्रकार से, क्योंकि ये आदिल शाही के थे। कौन? शाहजीराव भोसले। अभी मैं थोड़ी देर में कहूंगा। अभी इनका मूल, जैसे मैं अभी कह रहा था, इन्होंने कर्नाटक में ये सब रहते थे मिलकर। शाहजीराव भोसले, जिजामाता उनकी, और 2 उनके पुत्र, एक शिवाजी और एक शंभूराजे जिन्हें कहते हैं। हालांकि इन्हीं के नाम पर शिवाजी ने अपने लड़के का नाम रखा था। अभी ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। वो भी केवल इसीलिए
क्योंकि घात पात करके अफजल खान ने तोप से इसे उड़ाया था। किसे? शंभू महाराज को। जब एक कैंपेनिंग के तहत अफजल खान तो एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। उसको लगता था कि आदिल शाह के कोर्ट में शाहजी राजे भोसले की रिस्पेक्ट बहुत थी। शाहजी राजे अकेले ने 300 युद्ध जीते थे, नॉट आउट। एक भी युद्ध हारा नहीं था। कितने? 300 लड़ाइयां लड़ी थी। पूरा कर्नाटक का एम्पायर खड़ा था, पूरा उसका पूरा श्रेय शाहजी भोसले को ही जाता था। और वो खास आदमी थे आदिल शाह के, विश्वास हस्तगत किए थे। ये बात अफजल खान को अकरती थी। इसलिए बार बार किसी न किसी कारण पर, जो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, किसी न किसी कारण को लेकर आदिल शाह और उनका खास मंत्री मुस्तफा खान, जो उन्हीं के ससुर हुआ करते थे, उनको बार बार भड़काता कि ये मराठे, ये शाहजीराव भोसले, ये अपने आगे अपने विरुद्ध भी कुछ षड्यंत्र रचते रहते, ऐसा करते रहते, वैसा करते रहते। वो जहर पूरा बो दिया गया था। फिर एक जो कैंपेनिंग हुई उसमें एक लड़ाई लड़नी थी, अफजल खान और शाहजी राजे भोसले मिलकर। तो ये इसकी राह देख रहे थे अफजल खान बहुत टाइम से। वो सोच रहे थे ऐसा कोई प्लॉटिंग बने जिसमें मैं ट्रैक कर सकूं इनको। अभी वैसे मैं बेसिक और थोड़ा कह दूं, कर्नाटक में भी जब ये रहते थे, इनकी फैमिली शाहजी राजे की, तब इन पर कुछ ऐसे प्रसंग परिस्थितियां बनी, क्योंकि ये परेशान तो थे आदिल शाही की हुकूमत झेलते झेलते। अभी सच्चा पॉलिटिक्स क्या होता है आप समझ लीजिए बच्चों। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं इस घटना से ली है, और मैं कई दफे इसको अप्लाई करता हूं मेरी लाइफ में। कहा कैसे क्या इतना सब नहीं बता सकूंगा मैं। शाहजी राजे भोसले चाहते थे स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य। सबसे पहला शब्द का प्रयोग शाहजी राजे भोसले का ही था। शिवाजी तो फेमस हो गए बाद में, बट मैन बिहाइंड द कर्टन पूरा योजना शाहजी राजे भोसले की थी। जो स्वराज्य बाद में लोकमान्य तिलक ने वैसे ही शब्द को ले लिया। तो उन्होंने ये सोचा कि अपना स्वतंत्र एक स्वराज्य होना चाहिए। अपनी इनकी गुलामी कब तक करते रहेंगे, बट हमें पहले ताकत जुटानी पड़ेगी। ऑल ऑफ अ सडन हम बगावत कर नहीं सकेंगे इन लोगों के साथ। और थोड़ा मैं कुछ सूंघ रहा हो, भाप रहा हो, जो आगामी भविष्य के लिए हमें अच्छा नहीं होगा। तो जरूरी है हमारा एम्पायर अलग से खड़ा हो। तो अंदर उनका ये प्लानिंग हुआ कि इसमें से एक काम करते आप, तो अपना एम्पायर कैसे हो सकेगा, मैं इनकी हुकूमत को सलामी कर रहा हूं तब तक। तो उन्होंने कहा जीजा एंड शिवाजी ये दोनों पुणे की रियासत संभालेंगे। शाहजी राजे भोसले की खूब चलती थी, खूब मतलब पार नहीं था। उन्होंने कहा और वो काम आदिल शाह से हो गया। वो तो हुक्मी एक के थे कोर्ट के, और वे जानते थे इसको संभालना बहुत जरूरी है। इसके रहते हुए पूरा मराठा पावर अपने साथ है। शाहजी में ही वो ताकत थी। तो शाहजी ने वो किसी रूप में उनको इनाम बदौलत पूना की जागीर मिल गई। पूना तो तब कुछ भी नहीं था। तब जीजा माता और शिवाजी को चुपचाप उन्होंने पूना के लिए रवाना कर दिया। शिवाजी देन was just 10 to 11 years old। आपको सुनकर अभी आश्चर्य से पार होगी सब बातें। जाते जाते शाहजी महाराज ने एक छोटी सी टीम भेजी अपने उनके लिए, 5-6 जनों की केवल। और जाते समय ये कहा, दादाजी कोंडदेव वगैरह आई थिंक राइट, जिन्होंने उनको ट्रेनिंग वगैरह दी है ना, आर्टिलरी सब, वो अब देख लेना, मुझे अभी कुछ भी पेश में नहीं हूं मैं, खास ये मंत्री होगा ऐसा 5-6 जनों की टीम दे दी। साथ में जाते हुए कहा अभी आपको आपके दम पर, वैसे जीजा माता को कहा, उस लड़के को तो क्या बोलते हुए,
अभी आपको आपके दम पर ये आर्मी तैयार करनी है और इस बच्चे को तैयार करना है और हमारे अगेंस्ट तैयार करना है आपको। और अंदरूनी ये बात तय होगी कि हम दोनों एक दूसरों के विरोधी हैं। मैं ये साजिश करूंगा, ये कहूंगा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा शिवाजी, कि ये माँ बेटे मेरे सुनते ही नहीं और हम विरोध प्रदर्शित करेंगे आदिल शाही के सामने, जिससे मैं भी यहाँ सस्टेन कर सकूंगा। और जैसे आपकी वहाँ पर होल्ड बढ़ने लग जाएगा, इंटरनली मैं ही हेल्प करता जाऊंगा सब आपको, चोरी छिपे हथियार मैं ही भेजता जाऊंगा आपको, सब कुछ मैं ही करता जाऊंगा। और जैसे आप थोड़े से ताकतवर हो जाओ, फिर मैं चैलेंज भी दे सकूंगा यहाँ पर आदिल शाह को। ये उनकी अंदरूनी सोची समझ को आपको समझना पड़ेगा पहले। और जाते जाते उन्होंने जो मुद्रा हर जगह आपने पढ़ी होगी, जिसमें एंडिंग होता है मुद्रा भद्राय राज्यते, वो संस्कृत में लिखी हुई मुद्रा पहली बार भेंट स्वरूप शिवाजी महाराज को दी थी। और वन मोर थिंग, शिवाजी महाराज, शाहजी कहना चाहिए वैसे तो, मतलब इतने दूरदृष्टा थे ये, तब उन्होंने अपनी करेंसी इन्वेंट की वहां पर। भारत के अलग से कोई करेंसी, भारत कहा था तब, अपनी करेंसी होनी चाहिए अलग से, करेंसी अपनी मुद्रा होनी चाहिए अलग से। और मुद्राएं वैसे राजाओं की हुआ करती है। जब भी फरमान जारी होता था तो पहले ज़माने में ऐसे कोई ये नहीं हुआ करते थे कि कोई सिग्नेचर वगैरह की बात हो, केवल स्टैंपिंग होता था, मुद्रा तय करती थी कि इस मुद्रा से तय होता था कि ये इस राजा ने भेजे। सबकी मुद्राएं अलग अलग हुआ करती। तो उस जमाने में उन्होंने तय किया कि हमारी मुद्रा अलग होना चाहिए, मतलब एक नया राजपाट की नींव वहां पर के सपने उन्होंने देख लिए थे। और उस मुद्रा में ये बोला था उन्होंने, संस्कृत में लिखा है कि प्रतिपल चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती है, वैसे बढ़ते बढ़ते आपका राजपाट इतना बड़ा हो जाए कि सब लोकव्यापी हो जाए, गगनचुंबी हो जाए। ये कहकर उनको रवाना किया। बीच में और एक ख्याल में आ रही है बात, इनके गुरु वैसे तो तुकाराम महाराज रहे, इनका आध्यात्मिक पक्ष। मैं बहुत सीरियली नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, फिर मुझे ऑर्डर में लाने के लिए मुझे, जैसा मैं हैबिचुअल हूँ, कुछ भी बोलने के पहले मैं नोट्स ज़रूर बनाता हूँ, तो एक प्लान्ड और डिसिप्लिन्ड सिस्टम बनता है। बट इसके लिए मैंने सोचा कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता भैया, तो यदि मैं प्लान्ड करता तो मैं प्रॉपर कह देता आपको। मैं, हाँ, ऐसा कहते बहुत जन कि साजिश से ये दिखाया जाता है कि स्वामी समर्थ इनके गुरु थे। वैसे साथ में ये भी कहने वाले दावा करते हैं कि इनका स्वामी समर्थ का तो कभी मिलना ही नहीं हुआ। ये तो फिजूल ब्राह्मणवाद बढ़ाया जा रहा है ये कह कहकर कि स्वामी समर्थ इनके गुरु थे। इनके गुरु तुकाराम महाराज ही रहे। और तुकाराम महाराज हाई कास्ट वाले नहीं थे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं तो, लेकिन जैसा मैंने सुना है बहुत सालों पहले कि स्वामी रामदास के स्वामी के सामने जब ये गए तो इन्होंने तो इच्छा व्यक्त की थी संन्यास की। अभी शिवाजी इसीलिए भी खास हो जाते थोड़े, क्योंकि वे तो एक साधु सन्यासी बनने की कामना कर रहे थे। तो उनको यह सलाह दी बदले में स्वामी समर्थ ने, नहीं सॉरी, समर्थ रामदास ने, सॉरी मैं इससे पहले भी गलत बोल गया क्या। तो रामदास स्वामी ने, रामदास स्वामी के लिटरेचर भी है मेरे पास जिनको पढ़ना है। तो जब उनके पास आए तो उन्होंने ये कहा, ऐसा कुछ नहीं राजन, अभी हिंदू संस्कृति में तो ये होता ही है ना, ऋषि महर्षि बनकर भी राजपाट भी करते रहते। अभी द्रोणाचार्य लड़ाई में नहीं खड़ा है क्या, खत को लगे हुए ऋषि कैसे, तो उन लोगों में चल जाता है ये सब बात। अब ये इतना जैन दर्शन जैसी फिलोसफी कहाँ हो सकती, प्योर अध्यात्म का क्लाइमैक्स केवल जैन दर्शन में मिल सकता है। लेकिन वे कहते हैं कि शादी मतलब बीवी बच्चों के साथ रह सकते, लड़ाई कर सकते, ऐसा। तो उन्होंने शिवाजी महाराज को सलाह दी, आप संन्यास लेने के बजाय ऐसे क्यों नहीं करते, कैसा आप राजपाट करते करते ही सन्यासी जैसे रह सकते हो। बोले ऐसे कैसे हो सकेगा, बोले निष्प्रहता रखकर। वे उनके कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ।
और इसीलिए उनके झंडे का रंग केसरी ये तय हुआ था, क्योंकि जो रंग का बाना उनको पहनना था, भेष केसरी जो वैराग्य का प्रतीक है, तो उन्होंने कहा नहीं ये कर सका, मैं राजपाटी करूंगा लेकिन सन्यासी बनकर करूंगा, ये उनकी खासियत, इसलिए ये झंडा भी इसका प्रतीक है। एनीवे कहा तो ये भी जाता है जब शाहजी महाराज से विदा ले रहे थे पहली बार कर्नाटक से शिवाजी महाराज, तभी ये झंडा दे दिया था उनको, अभी इसको कभी गिरने नहीं देना के रूप में। एनीवे वे पुणे आए और अपना एम्पायर धीरे 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 ग्रोथ की तरफ बढ़ाने लगे। अभी उनकी उम्र केवल 15-16 साल थी बच्चों, इट मे बी इन 1656, जब शिवाजी महाराज ने पहला अटैक करके शिवनेरी को लूटा। लूटा कहते हैं लोग, लूटा शिवाजी का ये कहना था कि लूट काय की, हमारी संपत्ति इन्होंने दबा कर रखी है, हम तो उसको छुड़ा रहे हैं, फिर से हम तो मुक्त कर रहे हैं उनसे। और आज तक मुगलिया सल्तनत पर अटैक किसने नहीं किया था, ये पहली बारी थी कि किसी ने मुगल सल्तनत पर अटैक किया था। और औरंगजेब का काफिला था यहाँ पर, उस पर अटैक करने के बाद ये गहरी चर्चा सब जगह हो गई कि भैया ये अटैक किया किसने, ये है कौन। ये ढूंढते ढूंढते तलाशते तलाशते इतना टाइम लगा, क्योंकि थोड़ा चोरी छिपे भी काम करते थे वे, इतना टाइम लगा कि बाय देन वे 15-16 साल के, उसी 1-2 साल में उन्होंने रायगढ़ तोरनागढ़ जैसे बड़े बड़े गढ़ भी हस्तगत कर लिए। और उनकी लाइफ स्पैन में उनको थोड़ा सा नसीब भी उन पर इस प्रकार भी फिदा रहा थोड़ा, जैसे तोरना की खुदवाई में अकेले वहां पर उनको 16 घड़े गोल्ड मिला था उनको। अभी एम्पायर को खड़ा करने के लिए मैन पावर के साथ साथ मनी भी चाहिए, मैन, मटेरियल एंड मनी। जो सुभाष चंद्र बोस ने अपने रंगून के अंतिम स्पीच में ये बोला था, नाउ वी हैव इनफ मनी एंड इनफ मटेरियल, व्हाट वी नीड टुडे, वी वांट मैन, मैन जिसकी तैयारी हो टू शेड हिज ब्लड। अभी कौन आगे बढ़ेगा, जब तब उन्होंने बात कही थी, तो 2-3 चीज़ों की ज़रूरत लगती है राज्य की बांधनी करने के लिए। तो ये बड़े बड़े फोर्ट्स उनके ताबे में आने लग गए, तो धीरे धीरे अच्छा एम्पायर स्थापित किया। कितने सा क्या उम्र थी, मैं स्पेशली नोट कराना चाहूँगा यहाँ पर, लगभग 11वें-12वें साल की उम्र में ही, तब साहूकारगी भी चलती थी, पाटीलाई चलती थी, और वे दादागिरी भी बहुत करते थे। एक वो जमाना था जब गांव गांव के जागीरदार ब्याज से पैसा लूटते थे। अब मुगलों का इसमें कोई काम नहीं, आपसी भारतीय ही, और घर में जहां उनका बस चले उस घर पर चले जाए, जिसकी इज्जत लूटनी हो। अभी अभी शादी हुई है तो घर जाने के पहले उनको लगे कि किसकी शादी हुई है, उस लेडी को पहले यहाँ लेके, इस प्रकार का भी चलता था। अब कितने जन जानते हैं यहाँ पर एक MIDC है, रांजनगांव MIDC। अच्छा, नॉट हियर, वो पुणे के पेरिफेरल पार्ट में, शिरूर के पास, घोड़ नदी शिरूर है, ऐसे 4-5 घंटे पर एक रांजनगांव है, रांजनगांव, जो मुझे मेंशन करना है। मुझे MIDC की बात नहीं करनी, मुझे केवल स्थान की बात करनी। तो बहुत प्रसिद्ध है शिवाजी के चरित्र में इस बात का उल्लेख है कि रांझे पाटिल थे, रांझे पाटिल, जिन्होंने क्या किया, वो होंगे 50-60s के, 50-60s, तो वो ऐसा ही करते थे, बलात्कारी थे, और पैसा नहीं किसी का जमा हुआ तो उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसे बलात्कार कर लेते थे। तो पहली बार जब 11-12 साल के थे शिवाजी महाराज, तो उन्होंने फरमान जारी किया कि इस रांझे पाटिल का एक चौरंगा किया जाए। ये पर्टिकुलर मराठी के स्पेशल वर्ड्स है ये, अभी हिंदी का क्या बन सकता है मैं नहीं कह सकता। क्या सजा दी, चौरंगा। चौरंगा क्या होता है, बीच चौराहे पर उसे लाया जाए और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट डाले जाए। तो जीजा माता ने तब कहा इसको तो मार ही दो, इसे जिंदा रखने लायक नहीं, कह रहे हम इसको जिंदा रखेंगे।
आने जाने वाले उसी चौराहे पर इसको थूकते रहेंगे। जितना जिएगा तब तक अपना एंटी बलात्कार का जो मुहिम है वो यही जारी रखेगा। तो उसको जिंदा रखा आखिर तक, मारा नहीं, और उसका दोनों हाथ दोनों पैर तोड़कर वो मौत की भीख भी मांगता रहा, लेकिन उसको मारा नहीं। तो सबके दिमाग में ये बात घुस गई अच्छे से, ये भैया इस आदमी को ये नहीं चलता कोई माँ बहन को कोई छेड़छाड़ करे। तो अभी इस प्रसंग में और 2-3 घटनाएं मैं कहना चाहूँगा। एक तो आप सब ये भी जानते होंगे, पूना के पास एक, अभी सब पूना के पेरिफेरल पार्ट की बात है बच्चे, है ना, आपको समझना चाहिए। जैसे शिवाजी महाराज का एक डिसेंडिंग स्पैन चालू हो गया, मतलब एक उनके मरण के समीप का जो टाइम चालू हुआ, जब संभाजी और पेशवाई चालू होनी थी, तो ये पूरा जोग्राफिकल पार्ट है, वो पूरा शिफ्ट होकर आप पाएंगे कि कोल्हापुर, सातारा, कराड़, सांगली उस तरफ घूमने लग गया वो। तो किसी ने अपनी अपनी क्या राजधानी बनाई उसकी बात है, कितने जन समझ रहे मेरी बात को। जब तारा रानी का पार्ट आया तो टोटली कोल्हापुर उनका, सातारा तारा रानी का हेडक्वार्टर था, कैपिटल थी। राजाराम ने कोल्हापुर, मतलब वो पार्ट फिर वो आगे सरकता गया, बट मूल पार्ट उनका ये पूना था, जिसमें ये छोटे बड़े तहसील आते हैं, 12 मावल एरिया कहते हैं उसे, तो वो पार्ट उनका प्रधान रहा। तो शाइस्ता खान का नाम जरूर तो सुना ही होगा आपने, हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा ये। कौन से क्लास में था ये? 4th में था, राइट। हमें भी लगभग आसपास ही था तब शाइस्ता खान ये कौन थे? ये थे औरंगजेब के मामा। कितनी बड़ी बात है ये, औरंगजेब के मामा, मतलब तो क्या है, औरंगजेब स्वयं नहीं आ सकते, इतनी सी बात थी। तो उन्हें ऐसा लगा औरंगजेब को, क्या ये आदमी इतना अपने को खिला रहा है, घुमा रहा है, और तब तक सूरत भी लूट ली थी उन्होंने। हम कैसे, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ बोल नहीं रहा हूँ एक्चुअली, दैट इज द प्रॉब्लम। हुआ क्या एक्चुअली, अच्छा, आदिल शाही की शत्रुता वो अलग पार्ट थी, मैं कहाँ से बोल रहा, ऐसा लग रहा है मुझे। और औरंगजेब की अलग अलग थी, और आपस में भी अफजल खान के और औरंगजेब की लड़ाई हुई थी, ये कितने जन जानते हैं? जिसमें औरंगजेब को हराया था अफजल खान ने। अफजल खान की ताकत औरंगजेब से भी ज्यादा थी, जानते आप लोग ये? कितने जन ने सुना ये दोनों की लड़ाई हुई थी, अफजल खान और औरंगजेब? नहीं, तो वही तो पूछ रहा हूँ यार, धड़ल्ले से हाथ ऊपर कर रहे। और जिसमें अफजल खान जीत गया था और औरंगजेब को भागना पड़ा था, भागना, केवल हार ही नहीं थी। तो माइटियर, तो आपस में कभी कभी इनके बीच में भी जुगलबंदी हो जाती थी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये तख्त 3 थे अलग अलग। वैसे ये था कि मेरी एरिया ये तय, कोई इसमें घुसेगा नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा भारत ये दिल्ली के तख्त के पास होता था, तो वो माइटियर माना जाता था, और उनका प्रोविंस नॉर्दर्न पार्ट्स की तरफ था। अब जानते होंगे शिवाजी के साथ यहाँ पर खटपट चलने के दौरान ईरान पर भी चढ़ाई का औरंगजेब का प्रयास चल रहा था, आप जानते हैं ना। वो सब पार्ट उसके काबिज था, पूरा नॉर्दर्न पार्ट, मतलब बहुत बड़ी एम्पायर थी, मुगल एम्पायर भी। एनीवे केयर, तो इन्होंने क्या किया शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे, अच्छा एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, गोरिल्ला टैक्टिक, ये तो सुना होगा। गोरिल्ला टैक्टिक्स, क्या कहते हैं इसे? गोरिल्ला टैक्टिक्स। इसे मराठी में कहते हैं अभी ख्याल में गनिमी कावा, ये तो सुना है वर्ड, आपके इतिहास में सुना है। इनकी खासियत ये रही शाहजी राजे भोसले की भी, हालांकि इनकी कोई डिस्कवरी नहीं थी, ऐसा मैंने स्टडी के दौरान नोट किया, बताया ये जाता है, बट ऐसा नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। ये तो अपने भारतीयों में जितने भी हुए वो माहिर थे दिमाग में ज्यादा। तो महाराणा प्रताप का पढ़ोगे तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि इन्होंने ही किया हो ये, बट ये भी क्या करते थे, जिनके पास मैन पावर कम हो वो मैन पावर की पूर्ति हो सकती है इंटेलिजेंस से। तो इसे कहते गनीमी कावा,
जब हमारे पास कम संख्या हो तो तरकीब से लड़ाई करना, तरकीब से, जिसमें हुक और क्रुक भी होता है, थोड़ा जिसको कहते हैं छक्के पंजे भी होते हैं, जिसमें थोड़ा सा मतलब सत्यता की बात नहीं होती उसमें, कुछ धोखाधड़ी भी होती है उसमें। और जो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, तो लड़ाइयों में अभी क्या है, जब जान ही ले एक दूसरों के, इसमें क्या क्या फालते बैठेंगे। तो ये गोरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं इसे, गनीमी कावा कहते हैं। अचानक कहीं छिप जाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसे कहते हैं मैं समझ लूँ, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे सिकंदर ने, चेनाब से आया था सिकंदर, आप जानते हैं ना बच्चों? नहीं जानते आप? जब सिकंदर आया था यहाँ पर 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसे भारत पर चढ़ाई करनी थी। तब साउथ में सम्राट चंद्रगुप्त रूल करता था, आप जानते होंगे ना इतने। और एक पुरु राजा था, पौरव कहते उसे, इतना तो सुना होगा आपने, जो राजपूत माना जाता था। अभी बीच में एक चेनाब नदी पड़ती थी, और सिकंदर के बाप की भी बस की नहीं थी उसको पार करके आना। तो सोचता तो कैसे पार करेंगे, और पार करेंगे हम, पार जितने न कर पाए तब तो दाग कर ख़त्म कर देंगे ना हमको। और मैं अभी थोड़े दूसरे इतिहास में चला गया हूँ, और पौरव का ये कहना था पहला अटैक उनकी तरफ से नहीं होता तब तक हम कैसे यहाँ से हथियार चलाए। तो इन्होंने क्या किया, सिकंदर के आर्मी ने रातों रात चेनाब नदी पार की थी, और इसीलिए भारत के अंत करने में उनको सफलता मिल गई। तो आधी रात ही उन्होंने कर दिया। आप पकड़ रहे मेरी बात को? इसका मतलब ये हो गया चोरी छिपे। ये भी आता है गनीमी कावा के अंदर, सामने वालों को बेसावधान रखकर, बेसावध रखकर अपना काम किया जाना। तो मैं कुछ कह रहा था वैसे कुछ, हाँ, तो उससे पहले क्या किया था इन्होंने, तब सूरत थी कैपिटल भारत की बच्चों। सूरत वॉज द रिचेस्ट सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। क्या कहा मैंने? जो आज पेरिस और फेरिस की तरफ देखते हैं लोग, वो सूरत का एक चौराहा भी नहीं था, एक गली भी नहीं थी वो। तो सूरत सबसे अमीर पार्ट था पूर्ण विश्व में। डायमंड का पूरा वो ऐसा है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आपको देख लेना चाहिए। वैसे डायमंड के सेंटर सभी, पहले तो भारत ही एक सेंटर माना जाता था। यह माना जाता था पूर्ण विश्व में डायमंड की खदानें केवल भारत में। कितना कमाया होगा तब भारत में, लेकिन कमाने का अवसर मिला कहाँ तब? तभी तो यहाँ से कोहिनूर वहाँ ले गए डायमंड 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 के लिए, इसलिए वो उतावले रहते थे और वो यहीं पर मिलते। बट बाद में अभी 100-125 सालों में आप यदि स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो कई जगह ऐसी खदानें मिली है डायमंड्स की। फिर इंडिया का मार्केट वैसा नहीं रह पाया फिर, क्योंकि जिसकी फिर रीजनल कन्वीनियंस भी होता है ना, जिसको पास में हो वहीं से ले लेगा डायमंड्स। डायमंड की क्वालिटी वगैरह भी मैटर करती है। एनीवे, तो तब उस ज़माने में सूरत को कैपिटल बनाया था औरंगजेब ने। मैं तो आपको इसीलिए कह रहा हूँ ये इतना सारा, कि वो सबसे अमीर प्रदेश था। और इसलिए आप जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नज़र सूरत की तरफ था। कितने जन जानते हैं इसकी तरफ? एक तो बंगाल से घुसे, बट उनका बस चलते हुए सूरत से घुसते। बट जोग्राफिकल सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि वे वहाँ से घुस सके। सेफर पार्ट उनको वहाँ से था, वहाँ पर लैंड करना। एनीवे, तो शिवाजी महाराज ने तब डायरेक्ट सूरत पर अटैक करके सूरत को कई दफे लूटकर उसको कंगाल किया। ये कितने जन ने सुना है? ये शिवाजी के एंटायर रूल में ये बहुत मार्केबल पॉइंट माना जाता है इसे। तो औरंगजेब कितना बौखलाया होगा और कोई भी आकर कुछ भी करता जा रहा है उसका, तो अरे वो कोई एक देश पर थोड़ी राज करता था। और इसीलिए ईरान वालों ने कह दिया, ईरान के राजा की एक उसको धमकी आई थी औरंगजेब को। औरंगजेब का खौफ बहुत था, फिर भी आई, तू जिसे चूहा कहता है, पहाड़ी चूहा, वो चूहे शिवाजी से ही पहले निपट ले अच्छे से, वही तुम्हें नाक में दम पैदा कर रहा है और तू ईरान की तरफ देख रहा है। इससे वो बहुत आग बबूला हो गया।
इसलिए जो आगरा की मीटिंग कराई ना औरंगजेब ने, वो फौरन इसीलिए कराई कि नहीं, शिवाजी को मारना जरूरी, मेरे डिफेमेशन हो रहा है अभी विदेशों में, ये छोटा बच्चा ही मुझे इतना परेशान कर रहा है, अभी उसको खत्म करूंगा, इसलिए आगरा की मीटिंग के लिए बुलाया था। अब उसके लिए मुझे अलग सा टाइम लग सकता है, यदि आप याद दिलाओ तो मैं उसका भी थोड़ा सा बाद में बता दूंगा। तो सूरत की लूटपाट की थी उन्होंने। अभी औरंगजेब से रहा नहीं गया तो औरंगजेब ने फिर अपने मामू शाइस्ते खान को भेज दिया। उसने आकर डेरा डाला, आई एम नॉट वेरी श्योर, यू शुड चेक इट। उसने आकर डेरा डाला चाकन में। चाकन कितने जन ने सुना है? चाकन, अच्छा। अभी ये चाकन मतलब मैं समझता हूँ एक 40-50 किलोमीटर की पेरीफेरल एरिया में होगा पूना के। चाकन, मंचर, राजगुरुनगर, ये पूरा बेल्ट है। अब मेरा भी काफ़ी टाइम पूना में बीता है तो मैं जानता भी हूँ ये सब बातें। तो वहाँ पर आकर उन्होंने वे जम गए। अच्छा, आश्चर्य तो देखो, जो शिवाजी महाराज का कैपिटल प्लेस था, हेडक्वार्टर था, हेड ऑफिस था, HO, उस हेड ऑफिस पर धावा बोल दिया इन्होंने, और शाइस्ते खान और उसकी पूरी आर्मी वहीं पर रहने लग गए जहां पर शिवाजी का घर था। बड़ी डेयरिंग हो गई ना ये, शिवाजी को खुली चुनौती हो गई। मतलब तुम्हारे घर में घुसे बैठे, तू जो करना है कर ले। 1.25 लाख की आर्मी लेके आया था। अब मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये हवा हो जाएंगे फिगर्स, मैं खुद देख पढ़ कर आया नहीं हूँ। और शिवाजी के पास तो इतना कहा मैन पावर तो कुछ था भी नहीं। 1.25 लाख लोग लेके आए। कौन? और डेरा इस प्रकार का डाल दिया इसने घेराव। आई थिंक वो यहाँ पर 3 से 4 साल रहा। क्यों? शिवाजी को पकड़ने के लिए। अभी कितनी हंसी आ रही होगी आपको। 3-4 साल लगाए तो यहाँ पर इतनी सेना, तो डायरेक्ट भी अटैक नहीं कर सकता था वो। फिर शिवाजी ने तब पहली बार, इतना तो आपको पता होगा, कहा भी जाता है दिस वॉज द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक। तब शिवाजी ने स्वयं ने छापामारी युद्ध किया और स्वयं, मैं नहीं समझता 50-100 लोगों से ज्यादा लेके गया हो। कितने? केवल 50-100 लोग लेके गए, वो भी आधी रात। इसे कहते हैं गनीमी कावा। अब केवल आधी रात जाना इज नॉट जस्ट गनीमी कावा, बट उसमें ब्रेन का उपयोग जरूर होता है। और उसमें हमको 50 लोग भी बहुत हो गए। हमको तो तरकीब से काम करना है, हमको पूरी सेना से थोड़ी लड़ना है। हमको तो ये बताओ वो कहाँ बैठा और डायरेक्ट वहाँ पर कैसे प्रवेश करते, तब तो फिर काम तमाम उसका। तो वे फिर आधी रात वहाँ पर अंदर चढ़ गए। और सब पता होगा आपको कि वहाँ पर फिर उसको डायरेक्ट पकड़ के फिर वो भागने लग गया है, उसके पीछे ये भागने लगे। फिर उसकी उंगलियां काटी, तो 4 उंगलियों पर ही जान उसकी जानी थी, वो 4 उंगलियां। ये भी बहुत बड़ी सजा थी, जीवन भर युद्ध नहीं करते आना किसी बहुत बड़े राजा को, यह सजा थी। बार बार वो शिवाजी देख कर याद करता। तो उसकी उंगलियां काट दी, सब हो गए सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ पर। और उसको मजा चखाया। वो बाबा वहाँ रुका ही नहीं, फटाफट दिल्ली पकड़ लिया उसने बोला बाबा मैं तो नहीं रहूँगा यहाँ पर। तो उसका काम वो कर दिया था उसने। तो वो पूरी सेना लेकर लौट आना बहुत बड़ी बात थी औरंगजेब के लिए। इतने खाना पीना, तुम सालों से मैं तुमको वहाँ पर झेल रहा हूँ और तुम कह रहे नहीं अब मेरे से बनेगा ही नहीं, बोल रहे ये तो उंगलियाँ ही काट दी मेरी। और उसको एक खौफ भी हो गया उसको। और एक बीच में बात कहना चाहूँगा बच्चों, जब शाइस्ते खान की एक लड़की, जानते सुना है आप लोग, जब उसकी लड़की, शिवाजी चले गए सर्जिकल स्ट्राइक करके, तो उसकी लड़की मिल नहीं रही थी। तो कहीं से आवाज़ उठी कि ये शिवाजी के पार्टी सब पूरे भागा ले गए इनको। तो शाइस्ते खान के जब उसकी क्या हालत हुई होगी, 4 उंगलियां ऑलरेडी कटी थी बेचारे की। तो उसके पास जब बात आई तो उसने इतना ही कहा, यदि शिवाजी के आदमियों ने ले गए होंगे मेरी लड़की को तो मुझे तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे उसे पता चलेगा वो लौटाएगा ज़रूर। उनको नारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। औरंगजेब का एक अंतिम डायलॉग मैंने जिसकी चर्चा की है आपको, वो एक डायलॉग ज़रूर आपको सुनना चाहिए, जिसमें वो ये कहता है हमारी मुग़ल सल्तनत क्यों नहीं बढ़ पाई। कह रहे हमारे में किसी को महिलाओं का व्यसन है, किसी को क्या, सब कोई था। औरंगजेब का उठाकर
बढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा सब, किसी के साथ, किसी के साथ। उनको शराब के व्यसन हुआ करते थे, वे नचाते रहते थे महिलाओं को। ऐसा सब कुछ शिवाजी के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने पूरा दिया कि इसने पूरा समय लगाया, इस आदमी ने अपने आर्मी को खड़ा करने। अपन लोग गाफिल हुए, ये गाफिल कभी भी नहीं हुआ। इसने अपना घर कभी भी नहीं बनाया शिवाजी ने, और सैकड़ों किले बनाए इसने, खड़े किए। हम किले नहीं खड़े कर पा रहे, हम राजमहल ही खड़े करते जा रहे हैं। मतलब ये यकीन के बाहर थी ये बात। तो फिर वो शाइस्ते खान जब लौट गया, मैं अभी आदिल शाही की तरफ आ जाता हूँ, फिर मैं आगरा बेट की चर्चा बाद में कर सकूँगा आप चाहो तो। अभी ये आपको ज़रूर नोट करने लायक है। सबसे पहली बार आदिल शाह के कोर्ट में शिवाजी पहली बार गए थे, पहली बार। हालांकि वो जानबूझकर मिलते भी नहीं थे आपस में। शिवाजी को कहा था तुम तुम्हारा काम करते रहो वहाँ पर, तुम अपना आर्मी खड़ी करते रहो, और उन्होंने खूब आर्मी खड़ी की यहाँ पर। तो आदिल शाह के सल्तनत में रोजाना आवाजें होने लगी, रोज कोर्ट का, पार्लियामेंट का वही सब्जेक्ट होने लग गया कि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है इनका लड़का, और जागीर हमने दी उसको। समझ रहे हैं? अभी छीने तो जाकर छीने कौन? तो उसने कहा भैया तुम तुम्हारे लड़के को समझो। तो फिर मेरा लड़का मेरा नहीं मान रहा है, वो गद्दार हो गया। उन्होंने ये रीति नीति बना दी कि मेरी, बोले मेरा मान ही नहीं रहा है वो, बोले गद्दार हो गया, मैं स्वयं कहता हूँ उसको खत्म करो। ये चालू हो वो। तो एनीवे, तो पहली बार जब कोर्ट में आए थे तब मैं समझता हूँ 9 साल के होंगे शिवाजी महाराज। शाहजी और शंभूराजे तो उनके कोर्ट के ही मेंबर थे रोज के, शाहजी के। तो कुर्निस देते थे तब, कुर्निस, इसको तो सुना होगा आपने। और पहली बार शिवाजी महाराज आए वहां पर, तो वो भी उनकी जिद से मुझे एक बार आदिल शाह के कोर्ट में ले चले। एक बार कह रहे क्यों आना चाहते, क्यों? मुझे एक बार उसको सब देखना था एक्चुअली, कैसे राजपाट करते, क्या करते हैं ये लोग। तो जैसे ही वो वहां पर आए तो शिवाजी ने कुर्निस नहीं की थी। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, सब जगह मतलब वो वही चर्चा का विषय बन गया कोर्ट में कि वो कुर्निस नहीं कर रहे। तो वहां पर उसको कई जनों ने कहा कुर्निस कर, कुर्निस कर। पहले शाहजी राजे भोसले ने भी उसको कहा बेटा कुर्निस कर, यहाँ पर ट्रेंड है। तो वैसे ही हाथ दाबे पीछे रहा और बोला मैं तो कुर्निस नहीं करूँगा। और फिर आपको आगे का पता भी होगा, फिर उसने कहा था यदि मैं कुर्निस करूँगा तो एक ही व्यक्ति है जिसके सामने मैं झुक सकता हूँ। फिर अपने ही शाहजराजे भोसले के सामने उसने सबके सामने कुर्निस दिया था। अभी बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी इसने बीच में, क्योंकि एक राइजिंग पावर होने वाला था शाहजी, और शाहजी के कोर्ट में ऑलरेडी बहुत मराठा थे। वहीं पर तलवारें खिंच गई सब, वही रक्तपात की समस्या आकर खड़ी होनी थी कि खत्म कर दो इस लड़के को, शिवाजी को। लेकिन इतने मराठा खड़े थे, वो कैसे ऐसा करते। और फिर एन टाइम शाहजी और शंभूराजे भी शिवाजी के पक्ष में खड़े हो गए वहां पर कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकेंगे। तो वो डायरेक्ट आमना सामना, वो शत्रुता जैसी हो गई वो, और सब मराठा एक तरफ हो गए वहां पर। तो उनको लगा आदिल शाह को कि अभी मामला गर्मा गर्म हो जाएगा, क्योंकि सभी मराठा एक झटके में अपने विरुद्ध हो जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। तो अभी इस लड़के को छोड़ दो। तो उस लड़के को तब तो छोड़ दे, ये शिवाजी की पहली भेंट है। फिर बाद में तो आया ही नहीं यहाँ पर, फिर पूना ही जमा रहा। और फिर बाद में शाहजी इतना ही कहते रहे, उनको आप तो जानते हैं ना कैसा उद्दंड है मेरा लड़का, मानता ही नहीं, मानता ही नहीं, मानता ही नहीं कहकर वो एक पर एक किले जीतता रहा। फिर अफजल खान ने मौका देखकर जैसे शंभूराजे को ख़त्म किया, मतलब तो शत्रु पर उड़ाना ना। तो अफजल खान ने कहा शाहजी को एक काम करो, अब अटैक करो शत्रु पर, हम शत्रु के पीछे से अटैक करेंगे। तो फिर डन हो गया, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने, इनको आगे भेजा और जो तोप थी उससे शंभूराजे को ही उड़ा दिया। तो शंभू जब खत्म हो गया उनका, तो शिवाजी को ये लगा मेरा जो अर्थ भी एक लड़का हुआ था, तो उनको लगा कि मेरे लड़के का नाम मैं यही दे दूंगा। फिर जब सल्तनत खत्म होती गई आदिल शाह की, तब अंतिम दाव के रूप में उन्होंने अफजल खान, वो भी आपको देखना चाहिए, पौवाड़े होते ना, पौवाड़े महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। तो उस पौवाड़े में दिखाया जाता है अफजल खान के
वैसे अभी मुक्ति दीदी को भी 12th में शिवराज विजय एक सब्जेक्ट था पढ़ने के लिए। मैं कहता था तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ने मिला, और शिवाजी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था पहले मुक्ति ने। तो उसमें पूरा केवल उस पुस्तक की थीम इतनी, अफजल खान को और शिवाजी की कैसी लड़ाई हुई, 300 पेजेस का बुक है बच्चों, सिलेबस में 12th। और राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं थी पढ़ने के लिए, राजस्थान में 12th में शिवराज विजय सब्जेक्ट था उनको। तो अब जानते हैं फिर अफजल खान की इनकी भेंट हुई, आपको कभी सुन लेना चाहिए, वो भी कितना तरीके से हुई, प्रतापगढ़ के तलहटी पर हुई वो। और शामियाने में वहाँ पर ये तय हुआ कि 10 जन तुम लेके आओ, 10 जन हम लेके आएंगे। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स खड़े, अब मैं कहाँ तक बताऊँ सब। काफ़ी सारे, पुरंदर को कैसे कभी घेराव डाला था शिवाजी को, तब उसने बचने के लिए क्या किया, ये भी विचारने है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। और आगरा में जो मुलाकात हुई उसमें खासियत ये हुई बच्चों कि औरंगजेब ने शिवाजी को जलील किया ज़्यादा सबके बीच में। तो शिवाजी ने ये कहा, अच्छा एक आदमी था जिन्होंने, अच्छा शिवाजी कभी युद्ध नहीं हारे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे काफ़ी कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं अभी। लेकिन मिर्ज़ा राजे ने अंतिम स्ट्राइक जो शिवाजी को मिला वो मिर्ज़ा राजे राजपूत से हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने कहा इतना कलेजा हिंदुओं में ही हो सकता है जो इसको परास्त कर सके, यही का चाहिए। तो उनका मंत्री था मिर्ज़ा राजे औरंगजेब का। तो वो बहुत बड़ी लाखों की सेना लेके कूच कर गया शिवाजी के। फिर वहाँ पर ट्रीटी साइन हुई जिसमें अपने संभाजी को एक वहाँ पर गिरवी भी रखा गया, और फिर उसने एडमिट किया कि ठीक है मैं आऊँगा आगरा, बट बदले में एश्योरेंस चाहिए मुझे लाइफ सिक्योरिटी का। उसने कहा डन, दे दिया। और राजपूत वचन के तो पक्के होते हैं। अब औरंगजेब को इतनी बार लगा शिवाजी को खत्म करे, और उसको लगा, और मिर्जा राजे का था मेरा वर्ड है, मैंने वर्ड दिया है, तो उसके साथ खरोज भी नहीं आ सकते। बोले इस कदम पर मैं, इस कीमत पर साउथ से मैं यहाँ तक लाया हूँ, बोले उसको अभी आपको पालना पड़ेगा। तो राजपूत थोड़े, फिर बाद में ये भी तय हुआ अंदर में, औरंगजेब की बीवी बच्चों ने कहा कि क्यों माने हम उसका, फिर शिवाजी फिर कब लपेट में आएगा, कोई एथिक्स नहीं फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आखिर यही तय हुआ कि शिवाजी को मारा जाए। फिर शिवाजी को पता चला क्या क्या, व्हाट इज कुकिंग इनसाइड, और मिर्ज़ा राजे के लड़के ने सब फीडबैक देता रहा, वो मतलब वो जागते रहे उसको। तो फिर उन्होंने कहा ये प्लॉटिंग चल रहा है आपको मारने का, करने का। फिर आप जानते हो मिठाई के बक्से में बैठकर वो बाहर निकल आए, और कंटिन्यूसली हॉर्स राइडिंग करते करते आगरा से ठेठ तब रुके जब महाराष्ट्र आया। आप कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ आया नहीं कि हफ्ते भर में यहाँ पर कोरोनेशन सेरेमनी कर दी। डेरिंग देखो, डेरिंग, वो छिपकर नहीं बैठा। फिर यहाँ पर घोषित राजा कहते, उसे क्या कहते हैं? अभी तक तो राजा था, मतलब ऐसे तो जागीरदार था, मतलब ऐसा था कि वो है, मतलब ऐसा कोई किंग के रूप में कुछ नहीं था, लेकिन अभी ये है कोरोनेशन हुआ, कितना कितना गोल्ड, कितने कितने गोल्ड, कितने किलो का सिंहासन है, सब रायगढ़ वगैरह पर, राजगढ़ पर जाकर पता चलेगा आपको, आप जाएंगे वहाँ पर कैसे कैसे वहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था, कितना गोल्ड यूज किया गया था, क्या हुआ था। खूब धन दौलत थी उनके पास भी, मतलब खूब इकट्ठा की थी उन्होंने उस दरमियान। तो उन्होंने डायरेक्ट न्योता भेज दिया औरंगजेब को कि हम डिक्लेयर करते हैं कि अजय राजा के रूप में यह हम खड़े हैं। तो फिर वो और बेचैन हो उठा औरंगजेब। उसके बाद उसने सोचा अब मैं स्वयं एंट्री करूंगा। तो वो स्वयं पूरी लश्कर लेकर फिर यहाँ पर दक्खन में आया था, हेंस औरंगाबाद। यही से कब्र गाड़ी गई उसकी फिर बेचारे की। 27 साल वो यहाँ पर रहा, वो कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मराठा एम्पायर इतना स्ट्रांग हो गया था उस समय में, तो ना शिवाजी को तो कुछ पकड़ भी नहीं पाया खैर। बट बाद में फिर जो भी उनके फिर पेशवाई भी चालू हुई, बाजीराव पेशवा वगैरह सब चालू हुए। तो औरंगजेब से कुछ बात बनी नहीं, लेकिन ये फिर यही बहुत परेशान होकर मर गए आप। अभी इसके लिए फिर अलग सा टाइम चाहिए,
उसके 4 लड़के किस प्रकार उसको जहर देकर मारने के लिए तुले थे औरंगजेब के। वो लड़कों को पास में नहीं आने देता था बिल्कुल, और प्रॉपर्टी किसी के नाम पर भी नहीं करना चाहता था, ना एम्पायर किसी को सौंपना चाहता था, उत्तराधिकारी भी लड़कों को नहीं बनाना चाहता था। जैसे औरंगजेब ने किया था वही उसके साथ हो रहा था। सब बहुत बातें हो गई, फिर वो मुगल सल्तनत उसके बाद ख़त्म ही होती रही। तो ऐसा हुआ, तो शिवाजी का इस प्रकार एक मार्केबल स्टैंड माना जाता है, और केवल 35 साल में 750 साल की चलती आ रही हुकूमत को परास्त करने के लिए पूरी तजवीज़ करके रखी थी। अब मुझे बहुत टाइम नहीं कहने को किस प्रकार पोर्तुगीज़ को डील किया, किस प्रकार अंग्रेज़ों का भी, मतलब वो टाइम बड़ा क्रुशियल टाइम था, जिसमें आपने यदि सुना होगा गन्स वगैरह लाते थे ब्रिटिशर्स, ये वेपन्स है आपके लिए सेलिंग के लिए, आप कितने में लेंगे, ये नया वेपन आया है, आप दूर से भी कुछ भी कर सकते हो। तो ये तब पता नहीं था लोगों का ऐसे भी हो सकता है। तो मैं स्पेशली यहाँ पर कहना चाहूँगा, शिवाजी इसके अगेंस्ट थे। शिवाजी कहते थे 1 on 1 लड़ाई होती है, ये तो गोली कहीं से भी बैठकर कोई भी किसी को मारेगा तो क्या बात रही। तलवार तो तुम्हारे हाथ में चाहिए, तलवार मेरे हाथ में चाहिए, और आमने सामने लड़ाई चाहिए। उसमें वह आस्था रखते थे, इसलिए बंदूकों को उन्होंने कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। ये एक मार्केबल पॉइंट है उनका कि लड़ाई होगी बराबर की, अच्छा तुम्हारे हाथ की तलवार गिरेगी तो हम बचे खड़े रहेंगे तब तक कि तुमको हम निहत्था नहीं मारेंगे, लेकिन बंदूकों में तो ऐसा कुछ भी नहीं, और ये तो कायर भी कर सकेगा केवल उसके बल पर, ये नहीं चाहिए हमें। तो वीर रस के रूप में, और ये वो टाइम था जब मुगल सल्तनत अंग्रेजों से बंदूकें लेने लग गई थी, तब की टाइम थी। इसलिए भी पेशवाई को थोड़ी भारी पड़ गई, क्योंकि पेशवाई के अगेंस्ट जो मुगल थे उनके पास, सबके पास बंदूकें थी, और इन्होंने बंदूकें अभी तक नहीं रखी थी। तो वे तोपों का ही प्रचलन तब हुआ करता, तो युद्ध के तहत ही होता था, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत सारी बातें कहाँ तक बताया अभी, आई थिंक दिस इज इनफ। मैं कितनी देर बोला हूँगा? ओह 1 घंटा बोला, मैं तो, मुझे लगा भी नहीं था। अभी इवन मोर टू से, बट थोड़ा कहा, बहुत समझना। तो शिवाजी की खासियत ये थी कि उसको किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं था, और फ्रॉड नहीं था, करप्शन नहीं था। उस समय में क्या क्या किया था, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स कैसे थे, ये कभी आपको जानने चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग कैसे, कितना विकसित था तब उस समय में, क्या करते थे वो, क्या करते थे, सब आपको पता चलेगा सब। एनीवे बच्चों, दिस इज़ ऑल। तो आज के दिन हमें ये पढ़ना था, चरित्र समझना था, तो हम समझ लिए।